नमस्कार दोस्तों, स्वागत है स्टडी फॉर गवर्नमेंट जॉब में। मैं रवि सिंह आज आपको एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक यहाँ पर पढ़ाऊँगा, सेल एंड सेल स्ट्रक्चर। आप देख पा रहे होंगे ये एक ऐसा लेक्चर होगा बायोलॉजी का। ये लेक्चर अगर आपने देख लिया तो कोई भी एग्ज़ाम हो आपका क्वेश्चन इससे बाहर नहीं जाएगा। तो ये डिटेल लेक्चर समझने के बाद हम लोग इससे एमसीक्यूज़ भी करेंगे, इसका टेस्ट भी लगाएंगे, तो जिससे आप अपनी तैयारी को परख पाएंगे। तो शुरू करते हैं दोस्तों सेल। तो सेल के इंट्रोडक्शन पर बात हम लोग करेंगे यहाँ पर। तो देखिए सेल क्या होता है, पहले आप एक मोटी सी भाषा में आप इसे समझें। जैसे मान लीजिए कोई बिल्डिंग है, कोई इमारत है, और इमारत की जो दीवार होती है, दीवार किससे बनती है? ईंटों से। बहुत सारी ईंटें उसमें जोड़ दिए जाते हैं, जोड़ जोड़ कर एक दीवार खड़ी कर दी जाती है। तो दीवार की संरचना बन जाती है। तो दीवार की संरचना में किसका रोल है? ईंटों का। तो ईंटें जोड़ जोड़ कर दीवार बनाई गई। वैसे ही इस प्रकृति ने, इस नेचर ने हम सभी जीव जंतुओं के शरीर को छोटी 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 ईंटों से जोड़कर बनाया है, और उन ईंटों को कहते हैं कोशिका। तो जीव जंतुओं की शरीर की जो संरचनात्मक इकाई है वो कोशिका है, और हमारे बॉडी में जो फंक्शंस होते हैं वो फंक्शन भी कोशिका पर निर्भर करते हैं। तो कोशिका किसी जीव के, जीवित प्राणी के शरीर की न केवल संरचनात्मक इकाई है बल्कि वो कार्यात्मक इकाई भी है। तो परिचय में, इंट्रोडक्शन में आप देख रहे होंगे सभी जीवों की संरचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई है। ओके, बिल्कुल सही। फिर कोशिकाओं की संख्या पर शरीर एवं अंगों का आकार डिपेंड करता है। अगर कोई छोटा शरीर है तो उसमें कोशिकाओं की संख्या कम होगी, और अगर बड़ा शरीर है तो कोशिकाओं की संख्या ज़्यादा होगी। जैसे एलिफेंट में कोशिकाओं की संख्या ज़्यादा होगी, लेकिन मानव शरीर में कोशिकाओं की संख्या कम होगी। तो मनुष्य में कोशिकाओं की संख्या लगभग 1000 अरब तक आंकी गई है। ओके, अब दोस्तों इस कोशिका की खोज किसने की? रॉबर्ट हुक ने की 1665 में। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत पूछा जाता है। फिर कोशिका में देखिए, कोशिका का भी स्ट्रक्चर आगे पिक्चर के माध्यम से देखेंगे। तो जो कोशिका होती है उसको अगर लमसम समझे, ऐसे करके इस तरीके से बनी होती है। ठीक है, तो ये जो छोटा सर्कल बनाया है, इसके अंदर जो मैट्रिक्स भरा होता है उसको कहते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म, और जो ये बड़ा सर्कल है इसके अंदर जो मैट्रिक्स भरा होता है इसको कहते हैं साइटोप्लाज्म। तो साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियोप्लाज्म को मिलाकर बोला जाता है प्रोटोप्लाज्म। ठीक है, तो पुरकिंजे महोदय ने कोशिका का जो प्राणदायक पदार्थ होता है उसे प्रोटोप्लाज्म कहा है। तो प्रोटोप्लाज्म में क्या क्या आता है? न्यूक्लियोप्लाज्म प्लस साइटोप्लाज्म। ठीक है, ओके, आई होप कि समझ में आ गया होगा। अगली स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं। ये दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट स्लाइड है ये वाली। इसमें क्वेश्चन पीसेस में पूछा गया था। सेल थ्योरी किसने दी? गिवन बाय स्लाइडन एंड स्वान। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पीसीएस में क्वेश्चन पूछा गया था, यूपी पीसीएस में। सेल थ्योरी गिवन बाय स्लाइडन एंड स्वान। क्या कहती है सेल थ्योरी? क्या सेल थ्योरी में इन्होंने बताया? प्रत्येक जीव की उत्पत्ति एक कोशिका से होती है। मतलब कोई भी जीव हो, कोई भी जंतु हो, उसका जीवन की शुरुआत होती है केवल एक कोशिका से, सिंगल सेल से। ठीक है, ये आगे हम प्रूव करेंगे आपको, और जब लेक्चर पढ़ाएंगे कि जीवन की उत्पत्ति कैसे होती है तो वहां पर हम आपको बताएंगे जीवन की उत्पत्ति एक सिंगल सेल से होती है। ओके तो स्लाइडन और स्वान ने सेल थ्योरी में, कोशिका सिद्धांत में, कोशा सिद्धांत में ये बात कही। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है? प्रत्येक जीव का शरीर अनेक कोशिकाओं का बना होता है ना। तो जैसे हमने देखा कि मानव में 1000 अरब कोशिकाएं होती हैं। ठीक है, चलिए, कुछ ऐसे भी जीव होते हैं जिसमें एक ही सेल होती है, जिसको हम यूनिसेल्युलर बोलते हैं। वो आगे बात हम लोग करेंगे। प्रत्येक 1 मिनट, ये थोड़ा सा, हाँ, प्रत्येक जीव, ये पीडीएफ में कन्वर्ट करने में थोड़ा सा ये थोड़ा चेंज हो गया है। प्रत्येक कोशिका एक स्वाधीन इकाई होती है, ऑटोनोमस होती है। ठीक है, ऑटोनोमस कौन होता है? जो सारा कुछ स्वयं कर ले, किसी दूसरे पर डिपेंड
ना हो। तथापि सभी कोशिकाएं मिलकर काम करती हैं, इसके बावजूद भी सभी कोशिकाएं मिलकर काम करती हैं। फलस्वरूप एक मिनट, एक जीव का निर्माण करती है। ये जीव होगा, ये थोड़ा सा ये पीडीएफ कन्वर्ट करने में ये थोड़ा सा फॉन्ट चेंज हो गया है। तो सारी कोशिकाएं मिलकर क्या बनाती हैं, एक जीव का निर्माण करती हैं। तो ये सेल थ्योरी का जो पहला पॉइंट है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जीवन की शुरुआत एक सिंगल सेल से होती है। स्लाइड नंबर 3 की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। स्लाइड नंबर 3 में सेल स्ट्रक्चर की बात करते हैं। तो सभी कोशिकाएं, जितनी भी कोशिकाएं, मतलब कोई भी कोशिका होती है उसमें ये 3 चीज़ें होती हैं, 3 अंग होते हैं। एक होता है सेल मेम्ब्रेन, एक होता है न्यूक्लियस और एक होता है साइटोप्लाज्म। ठीक है, तो ये देखिए, इसमें एक यहाँ पर डाला गया है पिक्चर, और इस पिक्चर में आप देख रहे होंगे, देखो इस कोशिका की सबसे बाहर वाली जो लेयर दिख रही ना, इसको क्या कहते हैं, सेल मेम्ब्रेन, कोशिका झिल्ली। और इसमें जो अंदर ये वाला जो पदार्थ है ना, येलो येलो कलर करके, ये येलो येलो कलर है, ये क्या है, साइटोप्लाज्म। ठीक है, और ये अंदर जो डार्क येलो कलर का है ये क्या है, न्यूक्लियस, लिखा हुआ है न्यूक्लियस। ये डार्क येलो कलर का है, ये वाला ये न्यूक्लियस है। ठीक है, और न्यूक्लियस के अंदर ये लाइट ग्रीन कलर का ये है, ये गोला सा बना हुआ है, इसको कहते हैं न्यूक्लियोलस। क्या कहते हैं, न्यूक्लियोलस। ठीक है, तो कोशिकाओं के ये बहुत सारे अंग दिए हैं अंदर, जैसे ये दिया हुआ है, आप देख रहे होंगे, ये दिया है गोल्जी बॉडी, इसको अलग से बताएंगे। ये सब कोशिका के अंदर होते हैं। ये देखिए माइटोकॉन्ड्रिया दिया हुआ है ना, माइटोकॉन्ड्रिया। ये देखिए ER दिया है, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये इसके ऊपर राइबोसोम पाए जाते हैं जो प्रोटीन बनाते हैं। ठीक है, तो ये देखिए क्लोरोप्लास्ट दिया है। क्लोरोप्लास्ट जो होता है ये सिर्फ प्लांट सेल में होता है, एनिमल सेल में नहीं होता है। ये देखो लाइसोसोम, लाइसोसोम ये है ना, लाइसोसोम क्या होता है, ये आत्महत्या की थैली इसको बोलते हैं, ये लाइसोसोम लिखा हुआ है। ये अभी आगे हम डिटेल में इसके बारे में बताएंगे। सुसाइड बैग बोलते हैं इसको, सुसाइड वेसल के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो ये इस कोशिका में सारी चीज़ें यहाँ पर दिखाई गई हैं। आगे बढ़ते हैं अगली स्लाइड की तरफ। आप देखो यहाँ पर एक एनिमल सेल का स्ट्रक्चर दिया हुआ है। एनिमल सेल में देखो क्या क्या दिया हुआ है, देखिए सब वही चीज़ें हैं। देखिए ये जो ये देखिएगा, ये अंदर सबसे जो बिल्कुल ये न्यूक्लियस है ना, ये ऑरेंज कलर का। फिर उसके बाहर जो है ना, ये देखिए न्यूक्लियस है, ये न्यूक्लियस है, देख पा रहे होंगे है ना। और इसमें एक झिल्ली और होती है, ये जो इस कलर की यहाँ पर जिसको ग्रीन कलर मैंने चलाया, ये होती है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, या इसको न्यूक्लियर इन्वलप कहते हैं। आगे इसको हम लोग पढ़ेंगे। यहाँ पर आप देखो ये गोल्जी एपरेटस दिया हुआ है, गोल्जी बॉडी भी इसको कहते हैं। इसका काम क्या होता है, कोशिका का ये मैनेजर होता है। आगे हम लोग बात करेंगे। ये माइटोकॉन्ड्रिया है, ये कोशिका का पावर हाउस होता है। और ये सबसे आउटर मोस्ट लेयर जो होती है ना, ये वाली जो बाहर है सबसे, इसको क्या कहते हैं, सेल मेम्ब्रेन, कोशिका झिल्ली। और अंदर देखो ये इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, ये लिखा हुआ है। और ये देखिए इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये दाने दाने ये लगे हुए हैं, ये राइबोसोम होते हैं। और ये है देखिए ये लाइसोसोम, देखिए ये राइबोसोम लिखा हुआ है। देखो इसको हटा देते हैं, फिर बताते हैं आपको। देखो ये छोटे छोटे दाने जो इसमें दिख रहे हैं ना, ये देखिए राइबोसोम है। क्या है, राइबोसोम। ये छोटे छोटे दाने जो इसमें ये दिख रहे हैं डार्क कलर के, और ये इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में चिपका हुआ है, ये यहाँ पर ये चिपके हुए हैं ये। ठीक है, तो ये एनिमल सेल है। अब एनिमल सेल में देखिएगा आप दो चीज़ें यहाँ पर नहीं देख रहे होंगे। एक तो यहाँ पर सेल वाल नहीं है, सेल वाल नहीं है, कोशिका भित्ति। और एक इसमें अनुपस्थित है प्लास्टिड। प्लास्टिड प्लास्टिड एनिमल सेल में नहीं होते। तो देखिए सेल वाल और प्लास्टिड, ये दो चीज़ें एनिमल सेल में नहीं होती हैं, ये प्लांट सेल में होती हैं। ठीक है, आगे देखिए, अगली हम देखते हैं प्लांट सेल। ये प्लांट सेल का दिया हुआ है, क्रॉस सेक्शन ऑफ प्लांट सेल। ठीक है, प्लांट सेल का ये दिया हुआ है। अब आप देखो बाकी सारी चीज़ें वही होंगी। देखिए प्लांट सेल में वैक्यूल भी होते हैं, जबकि एनिमल सेल में वैक्यूल बहुत छोटे होते हैं। देखिए सबसे ये देखो जो सेल मेम्ब्रेन होती है ना, सेल मेम्ब्रेन के सबसे बाहर ये सेल वाल होती है। ये एनिमल सेल में नहीं होती है, ये प्लांट सेल में होती है। सेल वाल का काम क्या होता है, बाहर की चोट से प्लांट की सुरक्षा करना और प्लांट के तने को
शक्ति प्रदान करना, सेल बॉडी भी कहा जाता है। ठीक है, किसने इसको खोज किया था? कैमिलो गोल्जी ने। इसे कोशिका के अणुओं का यातायात प्रबंधक, मैनेजर कहते हैं। देखो ये यहाँ पर पिक्चर बना हुआ है भैया, इसका ये पिक्चर आप देख रहे हैं जहाँ एरो मैंने लगाया, ये पिक्चर बना हुआ है। और इसके अंदर क्या होता है, ये ट्यूब जैसे क्वाइल से उलझे हुए, इसके अंदर मटेरियल भर जाता है और इस मटेरियल को जहाँ पहुँचाना होता है उस डेस्टिनेशन तक ये पहुँचाता रहता है गोल्जी बॉडी। तो ये क्या करता है, कोशिका के अणुओं को एक स्थान से दूसरे स्थान ले जाता है, इसलिए इसको कोशिका के अणुओं का यातायात प्रबंधक कहा जाता है। ये कोशिका भित्ति एवं लाइसोसोम का निर्माण भी करता है। लाइसोसोम क्या होता है आगे भी हम लोग पढ़ेंगे। अरे बैक क्यों हो जाते हो यार। देखिए अगला लाइसोसोम, ये लाइसोसोम क्या होता है, बड़ा इंटरेस्टिंग है ये। देखो लाइसोसोम जैसे कोशिका बीच से काट दी गई, इसके अंदर ये देखो लाइसोसोम, ये गोले गोले दिख रहे हैं पिंक कलर के, ये लाइसोसोम है, छोटे छोटे गोले हैं। तो ये गोले क्या करते हैं, इसके अंदर एक पावरफुल हाइड्रोलिटिक एंजाइम भरे रहते हैं। ये इतना पावरफुल होता है अगर किसी बैक्टीरिया के ऊपर छिड़क दे तो बैक्टीरिया मर के खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो जैसे बैक्टीरिया का हमला हमारे शरीर में होता है तो लाइसोसोम क्या करता है, अपने अंदर के पावरफुल हाइड्रोलिटिक एंजाइम को उसके ऊपर छिड़क देता है और बैक्टीरिया मर जाता है। इसका मतलब इन्फेक्शन से हमें क्या करता है, बचा लेता है। दूसरा, अगर कोशिका के अंदर कोई पुरानी कोशिका हो गई, मर गई, तो उस कोशिका को ये खत्म करता है। कभी कभी क्या होता है, जब ज़्यादा बैक्टीरिया हमला कर देते हैं तो सारा का सारा अपने अंदर का एंजाइम निकाल के डाल देता है और ये फट जाता है, तो कहते हैं अपनी ये आत्महत्या भी कर लेता है। इसीलिए इसको सुसाइड वेसल के नाम से भी जानते हैं, आत्महत्या की थैली भी कहते हैं। तो खोज किसने की थी? डी डुबे ने। इनमें क्या पाया जाता है, हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स पाए जाते हैं, पावरफुल जल अपघटनीय विकार, सभी कार्बनिक पदार्थों को पचाने की क्षमता होती है, इसमें सब कुछ पचा के खत्म कर देता है। यह अंतः कोशिका पाचन क्रिया में सहायता करता है। कोशिका के अंदर की जो पाचन क्रिया होती है, चूंकि पचाने का काम है इसका, तो पुरानी कोशिकाओं को खत्म करके पचा देता है, समाप्त कर देता है, यानी सफाई कर देता है, नई कोशिका के लिए जगह दे देता है। एक कोशिका के अंदर किसी भी भारी पदार्थ जैसे बैक्टीरिया को नष्ट कर देता है। बैक्टीरिया का हमला होगा तो बैक्टीरिया को ये मार देगा। चलिए आगे देखते हैं। चौथा, माइटोकॉन्ड्रिया, बड़ा पूछा जाने वाला को, लाइसोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया बड़े इंटरेस्टिंग है गोल्जी बॉडी। माइटोकॉन्ड्रिया किसने खोजा था? अल्टमैन ने। डिस्कवरर कौन था? अल्टमैन। ये कोशिकीय श्वसन, मतलब यहां पर क्या होता है, सेलुलर रिस्पिरेशन, कोशिकीय श्वसन होता है। कोशिका के अंदर भी श्वसन होता है ना। कैसे? जैसे हमने कोई खाना खाया, कार्बोहाइड्रेट लिया, कार्बोहाइड्रेट डिकम्पोज हुआ ग्लूकोज में, ग्लूकोज पहुंच गया कोशिका के पास, कहां पर? माइटोकॉन्ड्रिया में, और ऑक्सीजन वहां पहुंच गई। ऑक्सीजन और ग्लूकोज, ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन, ग्लूकोज जल गया, क्या मिल गई? ऊर्जा। और ये ऊर्जा किस फॉर्म में वहां पर इकट्ठा हो गई? एटीपी। तो जो हमने भोजन किया उससे कौन सी ऊर्जा बनी? एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट के फॉर्म में। कहां पर स्टोर हो गई? माइटोकॉन्ड्रिया में। इसलिए माइटोकॉन्ड्रिया को क्या कहेंगे? पावर हाउस ऑफ सेल। कोशिका का ऊर्जा भंडार किस रूप में? एनर्जी एटीपी के रूप में भंडारित रहती है और प्रोटीन संश्लेषण में भी सहायता करता है। कितना काम का है माइटोकॉन्ड्रिया। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले कोशिकांग की तरफ। राइबोसोम। राइबोसोम कहां पर पाया जाता है? रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में पाया जाता है। उसमें दाने दाने चिपके रहते थे। तो ये क्या करता है? ये क्या करता है भैया? प्रोटीन का संश्लेषण। बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, भूल मत जाना। इसीलिए इसको क्या कहते हैं? फैक्ट्री ऑफ प्रोटीन। क्लोरोप्लास्ट केंद्रक माइटोकॉन्ड्रिया और इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पर पाए जाते हैं। ज्यादातर कहां मिलते हैं? इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पर मिलते हैं। ओके, चलिए 5 हो गए। छठवें तरफ सेंट्रोसोम की बात करते हैं। सेंट्रोसोम ये भी न्यूक्लियस के अंदर होता है। खोज किसने किया? बावेरी ने। केवल जंतु कोशिकाओं में पाया जाता है, कोशिका विभाजन में मदद करता है।
ये लास्ट वाला पॉइंट इंपॉर्टेंट है। कोशिका विभाजन में कौन मदद करता है? सेंट्रोसोम। ये केवल एनिमल सेल में पाया जाता है। ओके, प्लास्टिड्स। ये जो प्लास्टिड्स होते हैं ना, ये केवल प्लांट सेल में पाए जाते हैं। 3 प्रकार के होते हैं, ल्यूकोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट और क्लोरोप्लास्ट। 3 प्रकार के होते हैं। आइए अगली स्लाइड में इसको डिटेल में देखते हैं। प्लास्टिड निम्न प्रकार के होते हैं भाई, देखो, क्लोरोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट। ठीक है, क्रोमोप्लास्ट को क्या कहते हैं? वर्णी लवक। हिंदी में क्या कहते हैं? वर्णी लवक। क्लोरोप्लास्ट को क्या कहते हैं? हरित लवक। और ल्यूकोप्लास्ट को क्या कहते हैं? आवर्णी लवक। और ये वाला वर्णी लवक, और ये वाला हरित लवक, क्लोरोप्लास्ट। और फिर ल्यूकोप्लास्ट भी, इसके 3 पार्ट होते हैं, उतना आपसे नहीं पूछेगा। आइए इसको देखते हैं आगे। क्लोरोप्लास्ट के कार्य क्या हैं भाई, देख लेते जल्दी से, तेजी से। क्लोरोप्लास्ट प्रकाश संश्लेषण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसका मतलब है ये फोटोसिंथेसिस करवाता है, पौधों के लिए भोजन बनवाता है भैया। क्लोरोप्लास्ट सौर ऊर्जा को फंसाकर पौधे की मदद करता है, जो कार्बन डाइऑक्साइड और पानी को कार्बोहाइड्रेट में बदलने के लिए उपयोग किया जाता है, मतलब भोजन बन जाता है। क्लोरोप्लास्ट न केवल पौधों बल्कि अन्य सभी जीवों के जीवित रहने के लिए ज़रूरी होता है, जो अपनी कार्बोहाइड्रेट आवश्यकता को पूरा करने के लिए पौधों पर निर्भर। हम लोग पौधों से कार्बोहाइड्रेट लेते हैं, पौधे बेचारे कार्बोहाइड्रेट बना लेते हैं। किससे? CO2 और वाटर से। CO2 और वाटर से क्लोरोप्लास्ट ये काम करने में मदद करता है, और हम लोग उनका कार्बोहाइड्रेट छीन लेते हैं। चलिए, क्रोमोप्लास्ट, अन्य सभी रंग। क्रोमोप्लास्ट को क्या कहते हैं हिंदी में? वर्णी, मतलब वर्ण रंगीन होता है ये ना, कलरफुल। तो अन्य सभी रंग जो हम पौधों में देखते हैं वो क्रोमोप्लास्ट द्वारा निर्मित होता है। ग्रीन वाले को छोड़कर, ग्रीन वाला तो क्लोरोप्लास्ट होता है, क्लोरोप्लास्ट है। उदाहरण के लिए पके फल, फूलों के लाल रंग, नारंगी, पीले, ये सब प्लास्टिड इसी रंग के प्लास्टिड द्वारा निर्मित होते हैं। ठीक है, तो पौधे के रंगीन हिस्सों में पाया जाता है, ग्रीन वाले को छोड़कर। ठीक है, अब आते हैं ल्यूकोप्लास्ट। इसमें कोई कलर नहीं होता है। ये कैसा होता है? आवर्णी लवक। तो आवर्णी वर्ण नहीं होता है, तो ये रंगहीन प्लास्टिड होते हैं, जो जड़ों और अंडरग्राउंड स्टेम में पाया जाता है, जैसे अदरक, आलू। अब ये क्या करते हैं? इनका काम क्या होता है? ये भोजन को स्टोर करते हैं भैया। तो ये स्टार्च, प्रोटीन और फैट को भोजन के रूप में स्टोर कर लेते हैं। तो आलू में ये स्टोर हो गया भोजन, क्या स्टोर हो गया? उसमें स्टार्च स्टोर हो गया आलू में। तो आलू के अंदर स्टार्च स्टोर होता है, किसकी वजह से? ल्यूकोप्लास्ट की वजह से। कुछ ल्यूकोप्लास्ट सूर्य के प्रकाश के संपर्क में आने पर क्लोरोप्लास्ट में बदल जाते हैं। तो आलू में कौन सा प्लास्टिक पाया जाता है? तो क्या कहोगे? ल्यूकोप्लास्ट। अदरक में कौन सा पाया जाता है? ओके, तो ध्यान रखिएगा, शकरकंद में, स्वीट पोटैटो में कौन पाया जाएगा? ल्यूकोप्लास्ट। तो दोस्तों, आपने यहां पर सीखा सेल और सेल स्ट्रक्चर। तो इस लेक्चर में हमने आपको ये सारी बातें बताने का प्रयास किया है। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। अभी इस लेक्चर में हमने कुछ चीज़ें छोड़ी हैं, जैसे सेल डिवीजन मैंने छोड़ा है। तो अब इसका जो अगला लेक्चर आएगा उसमें हम टेस्ट लगाएंगे, MCQ सॉल्व कराएंगे कि जितना आपने पढ़ा है उससे आपने कितना सीखा, कितना आप अपने नॉलेज को क्वेश्चन में अप्लाई कर पा रहे हैं। तो दोस्तों, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, देखिए, और आपको वो मज़ेदार चीज़ें हम यहाँ पर कराने वाले हैं जिससे आपकी तैयारी बड़े आराम से हो जाएगी। तो वीडियो हमारे फ्री रहेंगे, ठीक है। लेकिन अगर इसका आपको पूरा PDF नोट्स चाहिए तो वो हमारे पेड ग्रुप में आपको मिलेगा। पेड ग्रुप से आपको जुड़ना होगा।
तो लेकिन इस वीडियो का जो मैं पढ़ा रहा हूं इसका अगर पीडीएफ चाहिए तो हम टेलीग्राम में इसको शेयर कर देंगे, तो आप टेलीग्राम से इसको ले लीजिएगा, टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम का लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया रहेगा। तो ओके दोस्तों, देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं एक बार फिर से अपने चैनल में आप लोगों का स्वागत करता हूं और आप लोग पढ़ते रहिए। थैंक यू, मिलते हैं अगले लेक्चर में।